मेरे पति की 13वीं को अभी बस 17 दिन ही हुए थे और घर में अभी भी अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू दीवारों पर चिपकी हुई थी। जब मेरे बेटे ने फोन करके ऐसे कहा जैसे कोई सब्जी की कीमत बता रहा हो, मम्मी आपकी गाड़ी बेच दी। मेरे हाथ से स्टील का गिलास फिसलते फिसलते बचा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। मैंने धीमे से पूछा, कौन सी गाड़ी? वो हल्का सा हंसा, वही पुरानी पापा वाली। अब आपको रोज रोज क्लिनिक जाने के लिए टैक्सी ऑटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी आवाज में दुख नहीं था, शौक नहीं था, बस एक अजीब सी चीज थी, जैसे मेरे पति के जाने के बाद घर का मालिक वो बन गया हो। मेरी सांस अटक गई। उसी पल मैं समझ गई, यह सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है, यह नियंत्रण की शुरुआत है। सुनने वाले भाई बहनों, आप जिस शहर से सुन रहे हो, कमेंट में बस अपना शहर लिख दो ताकि मुझे लगे मैं अकेली नहीं, हम साथ हैं। और अब सुनो, क्योंकि जो हुआ वो मेरे अपने बेटे ने किया और मुझे तब भी नहीं पता था कि उसी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में क्या रखा था जो एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। मेरे पति राघव मल्होत्रा, पूरी सोसाइटी उन्हें सीधे आदमी के नाम से जानती थी। बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन जो कहते निभाते थे। उनकी मौत अचानक नहीं थी, पर ऐसी भी नहीं थी कि दिल तैयार हो जाए। बीमारी ने धीरे धीरे उन्हें कमजोर किया और मैं नर्सिंग की नौकरी करती रही ताकि घर चलता रहे, इलाज चलता रहे, बेटे की हिम्मत चलती रहे। देखो अर्णव कितने सभ्य घर से है, लोग क्या कहेंगे, यही तो हमारे घर की सबसे बड़ी बीमारी थी। मेरे पति चले गए और एक एक करके लोग आना बंद हो गए। सहानुभूति भी अक्सर 7 दिन से ज्यादा टिकती नहीं, लेकिन अर्णव की आवाज, उनकी आवाज में जो बदलाव आया था वो मुझे अंदर तक चुभता था। मैं नोएडा की एक छोटी सी डायग्नोस्टिक क्लिनिक में सुपरवाइजर थी। सुबह जल्दी निकलती, शाम को लौटती। गाड़ी मेरे लिए एक सिर्फ सुविधा नहीं थी, मेरा सहारा थी। वह गाड़ी मेरे पति की याद भी थी। हर बार स्टार्ट करते वक्त वो कहते थे, सीमा धीरे धीरे चलाना, जल्दी नहीं है। अब वही गाड़ी मेरे बेटे ने बेच दी, बिना पूछे बिना बताए। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने कैसे बेच दी वो गाड़ी? मेरे बात बीच में काट कर यह बोला, मम्मी आप इमोशनल मत होइए, गाड़ी पुरानी थी, मेंटेनेंस अलग, और वैसे भी आपके नाम पर कौन चलाएगा? मैं हूं ना, मैंने एक अकाउंट खोल दिया है आपके लिए। आपकी सैलरी, पापा का पेंशन, जो भी आएगा सब मैं मैनेज कर दूंगा, आप बस टेंशन मत लो। उसने आपके लिए ऐसे कहा जैसे मैं बच्ची हूँ। मुझे पहली बार लगा मेरा बेटा मुझे माँ नहीं जिम्मेदारी समझने लगा है। मैंने धीरे से पूछा, किसको बेची? उसने कहा, एक डीलर को, वो पेपर वर्क कर देगा, आप समझोगे नहीं ये सब। आप बस घर संभालो, पूजा पाठ करो, दवाइयाँ टाइम पे लो। और फिर उसके फोन काट दिया। जैसे फैसला सुनाकर कोर्ट उठ गई हो। उस रात में सो नहीं पाई। घर की खामोशी में मुझे घड़ी की टिक टिक भी ताना लगती लग रही थी। मैं अलमारी के सामने खड़ी रही जहाँ मेरे पति जरूरी कागज रखते थे। अर्णव अक्सर कहता था, मम्मी यह सब पुरानी फाइलें रखकर क्या करोगी, जगह घेरती है। राघव हमेशा शांत होकर कहते, कागज पुराने नहीं होते सीमा, यह सच्चाई के सबूत होते हैं। मैंने चाबी ढूंढी, अलमारी खोली, ऊपर वाली शेल्फ में फाइलों का ढेर था। कुछ मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट, कुछ बिजली पानी के बिल, कुछ इंश्योरेंस। मैंने गाड़ी वाली फाइल निकाली, अंदर आरसी की कॉपी होनी चाहिए थी, इंश्योरेंस पेपर, पॉल्यूशन, लेकिन वहाँ खाली प्लास्टिक स्लीव थी। मेरा दिल बैठ गया, किसी ने उसे निकाल लिया था और किसी का मतलब घर में सिर्फ एक ही था, अर्णव। मैं रसोई में गई, पानी पिया, हाथ कांप रहे थे। मुझे याद आया पिछले हफ्ते अर्णव ने मुझे चाय बना कर दी थी, बहुत प्यार से। वो अचानक इतना मीठा क्यों हो गया था, मैं तब नहीं समझी। उसी दिन उसने कहा था, मम्मी आप चिंता मत करो, पापा के जाने के बाद मैं सब देख लूंगा। और फिर उसने मेरे पति की स्टडी रूम की चाबी मांगी थी, बस कागज व्यवस्थित करने हैं। मैंने माँ बनकर दे दी। उस दिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा व्यवस्थित करने के नाम पर मेरी दुनिया से कागज निकाल रहा है। सुबह मैं क्लिनिक नहीं गई, मैं सीधे सोसाइटी के गार्ड के पास गई। कल रात कोई डीलर आया था। गार्ड ने मुझे देखा, फिर बोला, मैडम कल दोपहर में एक आदमी आया था गाड़ी देखने, आपका बेटा साथ था। मैंने एंट्री कर दी थी। मेरा गला सूख गया, यानी यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मुझे खबर तक नहीं। मैंने अर्णव को कॉल किया, उसने उठाया नहीं। मैसेज किया, अभी बात करो, उसने जवाब दिया, मीटिंग में हूँ। मीटिंग? उसके लिए मेरी जिंदगी की चीजें बेचना मीटिंग थी। मैंने अब वही किया जो मैं बरसों से नहीं कर पाई थी। मैंने मदद मांगी। मेरे पति के पुराने दोस्त थे एडवोकेट मीरा कपूर, वो एक सीनियर वकील थी और राघव उन्हें बहुत मानते थे। पहले मैं उनके सिर्फ 2-4 बार मिली थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी साफ शक्ति थी
जो झूठ को टिकने नहीं देती। मैंने उनका नंबर निकाला, फोन मिला, रिंग गई। उन्होंने उठाया। हाँ सीमा जी। उनकी आवाज़ में वही गंभीरता थी। मैंने सांस लेकर कहा, मीरा जी, अर्नव ने गाड़ी बेच दी है बिना बताए, और गाड़ी के कागज फाइल से गायब है। फोन के उस पार 1 सेकंड का सन्नाटा हुआ। फिर उन्होंने बहुत शांत लेकिन बहुत पक्का कहा, आप अभी घर में है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, पर यह सामान्य बात नहीं है। आप फौरन एक चीज करो, जो भी आपके पति के नाम, आपके नाम के दस्तावेज है, उन्हें एक जगह रखो और किसी को मत बताना कि आप मुझसे बात कर रही हो। मैं आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। उनके किसी को मतलब बताना मेरी रीढ़ में ठंडक डाल दी। क्या मेरा बेटा इतना दूर जा सकता है? मैं खुद से सवाल करती रही। माँ का दिल हमेशा बच्चों के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन सच ऐसा था जिसे बहाने नहीं चाहिए थी। मैंने बैठकर कागज निकाले और उसी बीच मुझे एक छोटी सी बात याद आई जिसने मेरे हाथ रोक दिए। मेरे पति की मौत से 2 दिन पहले जब वो बहुत कमजोर थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी उंगलियां ठंडी थी लेकिन पकड़ मजबूत। उन्होंने बहुत धीमे से कहा था, सीमा, अगर कभी अर्नव बहुत मीठा हो जाए तो सावधान रहना। मैंने तब रोते हुए कहा था, ऐसा मत बोलो, अर्नव हमारा बेटा है। राघव ने आंखें बंद करके बस इतना कहा था, क्लाउस बॉक्स याद रखना, क्लव बॉक्स। तब मुझे लगा दवाओं का असर है, बुखार का भ्रम है। मैंने उस एक शब्द को मन के किसी कोने में रख दिया था। आज वो कोना खुल गया। गाड़ी का ग्लव बॉक्स, वह छोटा सा डिब्बा जिसमें हम टोल फ्री रसीदें, पार्किंग टिकट, एक छोटा सा टॉर्च रखते थे। राघव ने आखिरी वक्त में ग्लव बॉक्स क्यों कहा था, और अर्नव ने गाड़ी बेच दी इतनी जल्दी क्यों? मीरा जी ने आधे घंटे में कॉल किया। उन्होंने कहा, सीमा जी, मैं अभी आरटीओ वाले एक परिचित से बात करके देख रही हूँ, लेकिन पहले एक बात बताइए, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी? मैंने कहा, मेरे नाम पर। राघव ने ही मेरे नाम करवाई थी। कहते थे, सीमा, तुम्हें नाम पर रहेगा, तुम्हारा सहारा है। मीरा जी की आवाज में तुरंत शक्ति बढ़ गई। तो फिर बिना आपके हस्ताक्षर, बिना आपकी मौजूदगी वैध तरीके से ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर हुई तो या तो फर्जी बड़ा होगा या कोई कुछ इसमें आपका बेटा शामिल है। मेरे कानों में फर्जीवाड़ा शब्द हथौड़े की तरह लगा। माँ होने के बावजूद मेरे अंदर कुछ जागा, गुस्सा नहीं, एक साफ चेतावनी। अब अगर मैं चुप रही तो यह सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बेच दी जाएगी। मैंने डरते डरते कहा, मीरा जी, वो मेरा बेटा है। उन्होंने बहुत धीरे लेकिन बहुत मजबूती से कहा, और आप उसकी माँ है। माँ होना मतलब आंख बंद करना नहीं होता। माँ होना मतलब सही समय पर सही रोक लगाना होता है। उनकी यह बात मेरे सीने में कहीं टिक गई। उन्होंने आगे कहा, आप एक काम करो, आज शाम तक कोई भी कागज अर्नव को मत देना। अगर वह मांगे तो बोल देना कि आप ढूंढ रही है, और सबसे जरूरी, आप बैंक की तरफ कोई चीज तो नहीं है, कोई लॉकर, कोई जॉइंट अकाउंट में चौंक गई। बैंक लॉकर? मैंने कहा, राघव के नाम पर एक लॉकर था, लेकिन चाबी मुझे नहीं पता कहाँ है। वो हमेशा कहते थे सब व्यवस्थित है। मीरा जी ने कहा, ठीक, हम लॉकर पर भी नजर डालेंगे, पर पहले गाड़ी। मुझे आप गाड़ी नंबर भेजिए। आरसी की कोई कॉपी है? जो मैंने कहा, आरसी की कॉपी गायब है, लेकिन मैंने गाड़ी नंबर याद कर रखा है। मैंने नंबर भेज दिया। शाम होने से पहले अर्नव घर आया। उसकी चाल में एक नकली चिंता थी, जैसे वो पहले ही अभ्यास करके आया हो। मम्मी, आज क्लिनिक नहीं गई? मैंने कहा, नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मेरे चेहरे को देखा, फिर जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमा ली, जैसे वह चेक कर रहा हो कि मैं कुछ जान तो नहीं गई। फिर उसने वही मीठी आवाज निकाली, मम्मी, आप परेशान मत हो, गाड़ी से आपको क्या लगाओ, मैं आपको ड्राइवर रख दूंगा, ओला उबर कर दूंगा, बस आप मुझे कुछ फाइलें दे दो। पापा की जो पुरानी फाइलें हैं, वो टैक्स वाला बोल रहा था। टैक्स वाला? अब टैक्स वाला भी आ गया। मैंने सांस दबाकर कहा, फाइलें तो? वो तुरंत बोला, मम्मी जल्दी करो, लोग क्या कहेंगे कि पापा के बाद घर की चीजें बिखरी पड़ी है, वही पुराना हथियार, लोग क्या कहेंगे? मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा, लोग तो कल भी कहेंगे अर्नव, और परसों भी। तुम पहले मुझे यह बताओ, गाड़ी किसको बेची? उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदला, फिर उसने हंसने की कोशिश की। मम्मी, आप क्यों पूछ रही है? सब मैंने संभाली है, आप समझोगी नहीं? मैंने बहुत शांत होकर कहा, मैं समझूंगी, क्योंकि वो गाड़ी मेरे नाम थी और उनके कागज मेरी फाइल से गायब है। यह सुनते ही उसकी गर्दन की नसें तन गई। उसने जबरदस्ती मुस्कान की। आपने वो फाइलें देखी? मम्मी, आप खुद को स्ट्रेस मत दो,
मैं आपको बाद में सब दिखा दूंगा। और फिर उसने टेबल पर हाथ रखकर थोड़ा आगे झुकते हुए धीमे से कहा, वैसे पापा के स्टडी रूम की दूसरी चाबी कहाँ है? उस दूसरी चाबी में लालच था और डर भी, जैसे उसे कोई चीज चाहिए जो उसे अभी तक नहीं मिली। मुझे समझ आने लगा वो सिर्फ गाड़ी नहीं, किसी और चीज के पीछे है। ग्लव बॉक्स, लॉकर, चाबियां सब एक ही धागे से जुड़े थे। रात को मैं अपने कमरे में बैठी रही। अर्नव बाहर हॉल में फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द मेरे कान तक पहुंचे। हाँ हाँ, पेपर तो मिल गए, बस एक चीज बाकी है, ग्लव। फिर उसने अचानक आवाज और धीमी कर दी। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने ग्लव कहा था, ग्लव बॉक्स। क्या वह भी उसी चीज को ढूंढ रहा है? क्या राघव ने सच में कुछ छुपाया था? और क्या मेरा बेटा उसे पाने के लिए मुझे धीरे धीरे खाली कर रहा था? मैंने मीरा जी को मैसेज किया। उसने ग्लव कहा, मुझे डर लग रहा है। कुछ मिनट में उनका जवाब आया, डरो मत, सतर्क रहो। कल सुबह 10 बजे आरटीओ से कंफर्मेशन मिल जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो हम गाड़ी को होल्ड करवा देंगे। मैंने मोबाइल स्क्रीन बंद की। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे अंदर पहली बार एक रोशनी थी, सच की रोशनी। मैं रो नहीं रही थी, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब इंसान तय कर ले, अब और नहीं। सुबह ठीक 9:43 पर मीरा जी का कॉल आया। उनकी आवाज तेज और साफ थी। सीमा जी, सुनिए ध्यान से, गाड़ी का ट्रांसफर कल ही दिखाया गया है और बायर का नाम एक डीलर का नहीं है, यह नाम किसी इंडिविजुअल का है और एड्रेस आपकी ही सोसाइटी के पास का है। मेरा सिर चकरा गया। मेरी सोसाइटी के पास? मीरा जी ने कहा, हाँ, मतलब गाड़ी दूर नहीं गई। और अब असली बात, ट्रांसफर के लिए जो सिग्नेचर लगा है वह आपके जैसा दिखाने की कोशिश है। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मेरे अंदर माँ और इंसान दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। अब सिर्फ इंसान बचा था जिसे न्याय चाहिए था। मीरा जी ने कहा, मैं अभी एक रिकवरी टीम नहीं, एक लीगल नोटिस तैयार कर रही हूँ। और पर उससे पहले हम गाड़ी फिजिकली ढूंढनी होगी। अगर वो आपकी सोसाइटी के आसपास है तो आज ही ग्लव बॉक्स भी देखना होगा। मैंने फुसफुसा कर कहा, ग्लव बॉक्स में क्या है मीरा जी? उन्होंने एक पल रुक कर कहा, मुझे नहीं पता, पर आपके पति ने अगर आखिरी वक्त में ग्लव बॉक्स कहा था तो वहाँ सिर्फ टोल रसीदें नहीं होगी सीमा जी, वहाँ कुछ ऐसा होगा जो आपके बेटे के असल इरादे दिखा देगा। और उसी पल बाहर हॉल में अर्नव की आवाज आई, मम्मी नीचे आओ, एक आदमी आया है, कह रहा है गाड़ी के बारे में बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला। मेरा दिल धड़क रहा था। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए मुझे लगा जैसे हर कदम के साथ मेरा पुराना भरोसा टूट रहा है। नीचे लॉबी में एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े लेकिन आंखें तेज। उसने मुझे देखते ही कहा, आप ही सीमा मल्होत्रा जी है? मैडम, आपकी गाड़ी अभी बेसमेंट के पास खड़ी है, लेकिन गौब्लोस का टूटा लॉक और हुआ है। मेरी सांस रुक गई। मैंने एक ही पल में मीरा जी का वाक्य याद किया, वहाँ सिर्फ टोल रसीदें नहीं होगी। मैं बेसमेंट की तरफ भागी और जब मैंने दूर से अपनी गाड़ी देखी तो विंडशील्ड के अंदर कुछ चमका, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कोई चीज छुपाई हो। मैं दरवाजे खोलने ही वाली थी कि पीछे से अर्नव की आवाज मेरे कान में फुसफुसा कर बन कर आई, मम्मी ग्लव बॉक्स मत खोलना। अर्नव की फुसफुसाहट मेरे कान में जैसे जहर बनकर खुल गई, मम्मी ग्लव बॉक्स मत खोलना। मैंने पलट कर देखा। उसकी आंख में डर था और वो किसी बेटे का नहीं था, वो डर किसी एक इंसान का था जिसे पकड़ने जाने का डर हो। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल पर जम गए। सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी, धूल में ढकी, जैसे किसी ने जल्दी से छुपाने की कोशिश की हो। बेसमेंट की पीली रोशनी में विंडशील्ड के अंदर कुछ चमक रहा था, एक छोटा सा मेटल का कोना, जैसे कोई चाबी या कोई पेन ड्राइव का हिस्सा। और ग्लव बॉक्स का लॉक सच में टूटा था। मैंने अपने भीतर की कांपती हुई माँ को एक तरफ रखा और अपने भीतर की वो औरत आगे कर दी जो सालों से सब संभालती आई थी, पति का इलाज, घर की इज्जत, बेटे का भविष्य। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे रोक क्यों रही हो अर्नव? उसने आंखें घुमाई जैसे आसपास कोई सुन ना ले, फिर बोला, मम्मी वो बस पुराने कागज है, आप परेशान हो जाएगी। मैंने साफ कर दिया है सब, चलो ऊपर। साफ कर दिया? मैंने शब्द पकड़ लिया, मतलब ग्लव बॉक्स में कुछ था और तुमने निकाल लिया। उसके गले में जैसे कुछ फंस गया। वो झूलकर बोला, आपको यह सब समझ नहीं आएगा। और फिर उसने मेरी कलाई पकड़ ली, हल्का सा जोर लगाकर, जैसे मैं बची हूँ, वही कलाई जिसने कभी उसका बुखार में माथा छुआ था। मुझे पहली बार उसकी पकड़ पर गुस्सा नहीं, शर्म आई। मैं बोली, नहीं, बस धीरे से। अपनी कलाई छुड़ाई, हाथ मत लगाना मुझे, मैंने बहुत शांत आवाज में कहा। शांत आवाज कभी कभी सबसे तेज थप्पड़ होती है। उस अजनबी आदमी ने, जो नीचे लॉबी में आया था, हिचकिचा कर कहा, मैडम, मैं सोसाइटी के इलेक्ट्रिशियन को जानता हूँ,
कल रात यह गाड़ी यहाँ थी। सुबह सुबह किसी ने पार्क की। फिर थोड़ी देर में 2 लड़के आए, ग्लव बॉक्स के पास झुके, फिर जल्दी जल्दी चले गए। मैं समझ गई अर्नव अकेला नहीं है, या तो उसके किसी को भेजा है या वो खुद किसी के साथ मिलकर यह कर रहा है। मेरा पेट अंदर से सिकुड़ गया। मैंने फोन निकाला और मीरा जी का नंबर लगाया। पहली रिंग में उन्होंने उठा लिया, जैसे उन्हें पहले से अंदेशा था। मैंने तेज सांस में कहा, मीरा जी, गाड़ी बेसमेंट में है, ग्लव बॉक्स का लॉक टूटा हुआ है और अर्नव मुझे खोलने से रोक रहा है। उधर से उनकी आवाज़ एकदम आदेश जैसी हो गई। सीमा जी, आप गाड़ी के अंदर कुछ भी छुए बिना वीडियो बनाइए, नंबर प्लेट, अंदर की हालत, ग्लव बॉक्स का लॉक, सब। और अर्नव को मत बताइए कि आप रिकॉर्ड कर रही है। मैंने फोन अपनी हथेली में छुपाकर वीडियो शुरू कर दी। मेरी उंगलियां कांप रही थी, पर मैं कर रही थी। मैं पहली बार अपने ही घर में सबूत जमा कर रही थी। अर्नव ने मेरा फोन देखा तो उसकी आवाज़ तेज हो गई। मम्मी, आप क्या कर रही हो? लोगों को दिखाओगी, सोसाइटी में तमाशा बनाओगी, फिर वही लोग तमाशा इज्जत। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। तमाशा तुमने बनाया है अर्नव, मैंने कहा। मैं बस सच देख रही हूँ। उसके होठ तिरछे हो गए। सच? सच यह है कि आप अकेली हो, आप मैनेज नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। उस पल मुझे अपने पति की बात याद आई। अगर कभी अर्नव बहुत मीठा हो जाए, और आज वो मीठा नहीं था, आज वो असली था। मैंने गाड़ी की चाबी निकाली। मेरे पास अभी भी स्पेयर की थी जो राघव ने अलग रखी थी, और मैं उसे हमेशा पर्स के गुप्त पॉकेट में रखती थी। मुझे नहीं पता था कि वो आदत एक दिन मेरी रक्षा करेगी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर सीट पर धूल थी, लेकिन कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं दिखी। ग्लव बॉक्स के पास नीचे वाली पैनल हल्की सी खरोच थी, जैसे किसी ने जल्दी स्क्रू ड्राइवर घसाया हो। मैं झुकी। मेरी नजर उस चमकती हुई चीज पर गई। वो सच में एक छोटी सी चाबी थी, काली रबर की कवरिंग वाली, जिस पर एक नंबर उभरा था। मैंने तुरंत उसे नहीं उठाया। पहले वीडियो में क्लियर शॉट लिया, फिर धीरे से अपने हथेली में रखा। ठंडी सी, भारी थी, लेकिन ऐसी चाबी घर की अलमारी की नहीं होती, कि यह लॉकर की होती है, या किसी ऑफिस सेफ की। मेरे गले में सूखी गांठ बन गई। यह क्या है? मैंने अर्नव से पूछा। उसने एकदम से कहा, कुछ नहीं, पापा की होगी पुरानी, छोड़ो। उसने छोड़ो ऐसे कहा जैसे वह चाहता हो कि मैं भूल जाऊं, लेकिन अब मेरा भूलने का मौसम खत्म हो चुका था। मैंने ग्लव बॉक्स के टूटे लॉक को देखा। अगर वही चाबी ग्लव बॉक्स में थी तो राघव ने उसे वहां क्यों रखा? और अगर अर्नव ने ग्लव बॉक्स खोलकर कुछ निकाला तो उसने इस चाबी को क्यों नहीं उठाया? या क्या उसने उठाई थी और फिर गिर गई, या उसने जानबूझकर छोड़ी दी क्योंकि उसे लगा बेकार है? मेरे अंदर डर के साथ एक और चीज उठी, उम्मीद, क्योंकि जो चीज अपराधी बेकार समझता है वही अक्सर सच का दरवाजा खोलती है। मैंने ग्लव बॉक्स खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्नव ने फिर से आवाज दबाकर कहा, मत खोलो मम्मी। इस बार उसके स्वर में लगभग गिड़गिड़ाहट थी। मैं रुकी। मैंने उसे देखा। क्यों? मैंने फिर पूछा। उसने निगल कर कहा, क्योंकि उसमें पापा की चीजें हैं। आप रो पड़ेगी। यह झूठ इतना हल्का था कि हवा में उड़ जाए। मैं बोली, मैं रो नहीं रही अर्नव, मैं सीख रही हूँ। फिर मैंने ग्लव बॉक्स का ढक्कन धीरे से नीचे किया। अंदर कागजों का छोटा सा ढेर था, पुराने पार्किंग स्लिप, एक टॉर्च, एक फटा हुआ मास्क, लेकिन बीच में एक ब्राउजर एनवलप था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक छोटी सी स्टिकर लगी थी, सील जैसी कोई। उसके ऊपर पेन से लिखा था, सिर्फ सीमा के लिए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, मुझे लगा अर्नव भी सुन लेगा। अर्नव ने एक कदम आगे बढ़ाया। मम्मी, वो। मैंने तुरंत इन्वॉल्व उठाया नहीं, पहले मैंने उसकी फोटो ली। मीरा जी ने कहा था सबूत। मैंने इन्वॉल्व को नहीं वही रखा, ग्लव बॉक्स बंद किया और बहुत शांत होकर कहा, ऊपर चलो अभी। अर्नव ने राहत की सांस ली, जैसे उसे जीत ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं ग्लव बॉक्स बंद करते भाग नहीं रही। मैं बस सही जगह, सही गवाह, सही समय चुन रही हूँ। हम लिफ्ट के ऊपर आए और घर में घुसते ही अर्नव ने आवाज बदल दी, मीठी, थकी हुई, जैसे वह पीड़ित हो। मम्मी, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बैठो। मैंने उसे सोफे पर बैठाया और खुद सामने कुर्सी पर। पहली बार हमारे बीच दूरी थी, शारीरिक नहीं, मानसिक। वो मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई नई औरत हूँ। मैंने बहुत सीधे सवाल पूछा, तुमने मेरे नाम की सिग्नेचर कैसे लगाई? उसके चेहरे पर बिजली से चमकी। फिर उसने खुद को संभाल लिया। कौन सी सिग्नेचर? मैंने कहा, आरटीओ में ट्रांसफर दिख रहा है और सिग्नेचर मेरी जैसी बनाई गई है। अब उसका अभिनय गिरने लगा। वो झल्लाया। मम्मी, आप किससे बात कर रही हो? किसने आपको भड़काया? मैंने कहा, यह भड़काया नहीं है, यह तथ्य है। उसके होठ सख्त हो गए। आपको लगता है मैं अपराधी हूँ? मैंने कहा, मुझे लगता है तुम डर रहे हो। इस पर वो उठ गया।
और मैं डर नहीं रहा। आप अकेली नहीं रह सकती, आपको कोई संभालने वाला चाहिए। पापा चले गए। अब उसने शब्द पूरा नहीं किया, लेकिन उसका मतलब साफ था, अब मेरा मालिक वो है। मैंने शांत होकर कहा, मालिक मैं कोई जमीन नहीं हूँ। अर्णव उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीमे सख्त स्वर में कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो फिर बात में मत कहना कि मैं आपको संभालने वाला नहीं मिला। और वो स्टडी रूम की तरफ मुड़ा। मेरे अंदर अलार्म बज उठा। वो फिर चाबी ढूंढने जा रहा है। मैंने तुरंत कहा, रुको। वह रुका, पलटा। क्या? मैंने कहा, तुम्हें स्टडी रूम में जाने की जरूरत नहीं है। उसने ताना मारा, क्यों? अब वो भी आपका राज्य है। मैंने उसे देखकर कहा, हाँ, मेरे पति का कमरा था और अब मेरा है। मेरे ही मुंह से यह शब्द निकले और मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। उसी समय मेरे फोन पर मीरा जी का मैसेज आया, अभी के अभी एनवलप और की को सुरक्षित रखिए और आज शाम 5 बजे मेरे चैम्बर में आ जाइए। अकेली नहीं, किसी भरोसेमंद पड़ोसी रिश्तेदार के साथ, लेकिन बेटे को मत बताना। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। मेरे अंदर डर था, लेकिन एक दिशा भी थी। अर्णव चुपचाप कमरे में घूम रहा था। उसकी नजरें मेरे पर्स पर टिकती फिर हट जाती। वो कुछ सोच रहा था और फिर उसने वही चाल चली जो सबसे ज्यादा चोट करती है, भावनात्मक ब्लैकमेल। मम्मी, आप इतनी ठंडी कैसे हो गई? पापा गए हैं और आप मुझे ही शक की नजर से देख रहे हो। लोग क्या कहेंगे कि माँ बेटा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, लोग वही कहेंगे जो उन्हें मजा देता है। मैं अब उनके मुताबिक नहीं जीऊंगी। मेरे स्वर में ना गुस्सा था ना घृणा, बस एक सीमा थी, और जो सीमा ही असली शांति होती है। शाम होने लगी। मैंने एक्सक्यूज बनाया कि मुझे क्लिनिक जाना है। अर्णव ने कहा, मैं छोड़ दूं? मैंने कहा, नहीं, मैं ऑन टोकर लूंगी। वो आश्चर्य से देखता रहा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं ताकि वो मेरे हर कदम पर नजर रख सके। मैंने जल्दी से अपने पर्स में एनवलप नहीं, बस की रखी और एनवलप को एक दूसरी पुरानी टिफिन बैग के अंदर कपड़ों के बीच छुपा दिया। फिर मैंने मीरा जी के कहे अनुसार पड़ोस वाली आंटी सविता जी को साथ चलने को कहा। सविता जी ने मेरी आंखों देखकर बिना सवाल से कहा, चल बेटा, मैं हूँ। हम मीरा जी के चैम्बर पहुंचे। वो एक सीनियर एडवोकेट थी। उनके चैम्बर में किताबें थी, भगवान की एक छोटी सी तस्वीर थी और एक सीधी सी कुर्सी जहां सच बैठता है। उन्होंने मुझे बैठाया, पानी दिया, फिर बहुत साफ कहा, अब आप जो भी बताइए कि वो कागज पर जाएगा और अगर आपका बेटा गलत है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन हम उसे मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम उसे सही रास्ते पर लाएंगे, कानून और सीमा के जरिए। मुझे उनके शब्दों में कुछ राहत मिली। यह बदला नहीं था, यह सुधार था। मैंने की उनके सामने रखी। उन्होंने उसे देखा, नंबर नोट किया, फिर मैंने इन्वॉल्व निकाला। मेरी उंगलियां कांप रही थी। मीरा जी ने कहा, खोलिए। मैंने धीरे से सील तोड़ी। अंदर एक छोटा सा पेन ड्राइव था और एक फोल्डेड कागज पर राघव की लिखावट थी। मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं पढ़ने लगी। सीमा, अगर तुम यह पढ़ रही हो, मतलब मैंने जो डर देखा वो सच हो गया। अर्णव को मैं प्यार करता हूँ, पर मैं उसके लालच को भी पहचानता हूँ। इस पेन ड्राइव में कुछ डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी पेपर नहीं, प्रूफ है। ऐसे प्रूफ जो दिखाए है कि अर्णव ने कब कब क्या क्या किया और किसके साथ मिलकर के मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मीरा जी ने मेरी तरफ देखा, यह किस बारे में है? मैंने फुसफुसा कर कहा, मेरा पति जानता था कि अर्णव कुछ गलत करेगा। मीरा जी ने पेन ड्राइव को अपनी लैपटॉप में नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत कहा, पहले फोरेंसिक बैकअप होगा, हम इसे ऐसे ओपन नहीं करेंगे। चेन ऑन कस्टडी जरूरी है। उसने यह शब्द सुनकर मुझे लगा मैं सही इंसान के पास आई हूँ। उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया, सील्ड कवर तैयार कराया और पेन ड्राइव को एविडेंस की तरह पैक करवाया। फिर उन्होंने कहा, अब की यह किसकी हो सकती है? मैंने कहा, शायद लॉकर। मीरा जी ने नोटबुक में नंबर देखा और फिर कहा, यह नंबर पैटर्न बैंक लॉकर की जमा जैसी लग रहा है। और आपने कहा था आपके पति के नाम लॉकर था। हम कल सुबह बैंक चलेंगे। मेरी सांस में थोड़ी ताकत आई, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक डर भी था। अगर लॉकर में वही चीज है जो अर्णव चाहता है तो वह हमें वहां जाने नहीं देगा। मीरा जी ने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली। उन्होंने कहा, आप आज रात घर अकेली मत रहिए और अगर बेटा हंगामा करे तो आप चुप रहकर बस इतना कहिए, मैं अगले कागज खुद संभाल रही हूँ। बस मैंने सिर हिलाया। हम चैम्बर से निकले ही थे कि मेरे फोन पर अर्णव का कॉल आया। मैंने उठाया। सामने से उसकी आवाज में आग थी। आप कहाँ हैं? मैंने कहा, काम से बाहर। उसने कहा, किसके साथ? मैंने कहा, पड़ोस की सविता आंटी के साथ। उसने तुरंत कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप कहीं और गई हो। मुझे लगा जैसे वो हमारी परछाई तक देख रहा है।
फिर उसने धीमे बहुत सख्त स्वर में कहा, मम्मी अगर आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएगी तो याद रखना घर में जो कुछ है मैं सब रोक दूंगा। मैंने पहली बार उसे जवाब में धमकी नहीं दी, मैंने बस इतना कहा, तुम रोक नहीं सकते अर्नव, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। और मैंने फोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मेरी आवाज नहीं कांपी। घर लौटते ही मुझे पता चल गया कि कुछ बदल चुका है। दरवाजे पर अर्नव खड़ा था, जैसे वह इंतजार ही कर रहा था। आप वकील के पास गई थी? उसने सीधे कहा। मेरे पेट में एक पल के लिए डर उठा। उसने कैसे जाना? क्या उसने किसी को लगाया है? क्या उसने मेरा पीछा कराया? सविता जी ने तुरंत कहा, हाँ गए थे, क्यों? माँ को सलाह लेने का हक नहीं? अर्नव ने सविता जी को घूर कर देखा, फिर मेरी तरफ आया। मम्मी आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कहा, मैंने अपने साथ ऐसा किया, मैंने खुद को बचाया, वो तिल मिला गया, आपको बचाने वाला मैं हूँ। मैंने बहुत धीमे से कहा, नहीं अर्नव, अब मैं खुद हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी और पहली बार मुझे लगा कि मेरी सांस मेरी है, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था अर्नव अब नरम नहीं रहेगा। वो अब अपना असली चेहरा और साफ दिखाएगा। और सच में रात के करीब 2 बजे मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, स्टडी रूम के दरवाजे के पास खटखट, जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो। मैं धीरे से उठी, दरवाजे की तरफ गई। बाहर हॉल में अंधेरा था, लेकिन स्टडी रूम के नीचे की दरार से रोशनी की एक पतली लाइन दिख रही थी। मतलब कोई अंदर है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने चुपचाप अपने फोन का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की और एक कदम आगे बढ़ी। अंदर से अर्नव की आवाज आई, बहुत धीमी, किसी और से फुसफुसाते हुए कहा, हाँ लॉकर की मिल नहीं रही, पेन ड्राइव भी नहीं मिली, जल्दी करो, सुबह से पहले चाहिए, नहीं तो वो। फिर दूसरी तरफ से किसी आदमी की मध्यम आवाज आई, जिसे मैं पहचान नहीं पाई। और तभी स्टडी रूम के अंदर कुछ धड़ाम से गिरा, जैसे कोई अलमारी खुल गई हो। मैंने एक सांस से समझ लिया, अर्नव अकेला नहीं है, वो किसी को रात में घर के अंदर लेकर आया है। और यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह मेरे पति की आखिरी चेतावनी का सच है। मैंने हाथ बढ़ाकर स्टडी रूम का दरवाजा धक्का देने वाली थी, तभी पीछे से मेरे कमरे के पास की खिड़की पर कुछ खटखटाया, एक छोटा सा पत्थर और फिर एक फुसफुसाहट, सीमा जी दरवाजा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मैं पलट गई। खिड़की के बाहर अंधेरे में किसी ने परछाई थी। मेरी सांस रुक गई। यह कौन है जो मुझे बचा रहा है? और कौन है जो मेरे ही घर में मेरे ही खिलाफ सबूत मिटा रहा है? खिड़की के बाहर की परछाई ने फिर फुसफुसा कर कहा, सीमा जी अभी दरवाजा मत खोलिए, वो लोग आपको देख लेंगे। मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ गई। रात के 2 बजे मेरे अपने घर में कोई आदमी और मेरा बेटा स्टडी रूम में किसी अनजान के साथ फाइलें उलट पलट कर रहा है और बाहर कोई तीसरा इंसान मुझे बचने को कह रहा है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, यह कौन है और उसे कैसे पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सरकाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन सोसाइटी की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में मुझे चेहरा साफ दिखा। वो आदमी वही था जो सुबह बेसमेंट में मिला था, वही तेज नजर वाला, साधारण कपड़े वाला। मैंने बिना आवाज किए खिड़की थोड़ा खोली। उसने जल्दी से कहा, मैडम मैं अशोक हूँ, सोसाइटी में इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करता हूँ। कल जब आपकी गाड़ी पाई हुई थी, मैंने देखा था आपके बेटे के साथ एक आदमी था। आज रात वह आदमी फिर आया। मुझे शक हुआ, मैं नीचे था, तभी मैंने देखा वो सीधा आपके फ्लोर पर गया। मैडम मुझे डर लगा कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। मेरे होठ सूख गए। तुम ऊपर कैसे आए? मैंने बहुत धीमे से पूछा। उसने कहा, सीढ़ियों से, लिफ्ट से, सीसीटीवी है सीढ़ी में नहीं। मैडम मैं कोई हीरो नहीं, बस मुझे आपकी शक्ल याद है। आप रोज ड्यूटी जाती है, आप अकेली है और बेटा उसके तेवर ठीक नहीं लगे। उसने ठीक नहीं लगे ऐसा कहा जैसे उस सभ्यता में अपनी बात बचा रहा हो। अंदर स्टडी रूम से फिर आवाज आई, कागज पलटने की, अलमारी के दरवाजे की घिसकने की और फिर अर्नव की फुसफुसाहट, जल्दी यह फोल्डर यहाँ से निकालो। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर इस बार डर के साथ एक साफ निर्णय भी था। मैंने अशोक से कहा, तुम अभी नीचे जाओ, गार्ड को बोलो कि मेरे फ्लोर पर आ जाए और पुलिस को भी कॉल। लेकिन बिना शोर के अशोक ने सिर हिलाया। ठीक मैडम। वो तुरंत छाया की तरह सीढ़ियों की तरफ गायब हो गया। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया नहीं। मैं चाहती थी अगर अर्नव बाहर निकले तो वह देखे मैं भाग नहीं रही, मैं सामने खड़ी हूँ। मैंने फोन निकाला और मीराजी को कॉल किया। रात थी पर उन्होंने पहली रिंग में उठा लिया, जैसे वह भी सोई नहीं थी। मैंने फुसफुसा कर कहा, मीराजी स्टडी रूम में अर्नव किसी आदमी के साथ है, वो फाइलें निकाल रहा है। एक आदमी अशोक, उसने देखा और अब गार्ड बुलाने गया है। मीराजी की आवाज त्वरित और ठंडी हो गई। सीमा जी आप दरवाजा मत खोलिए,
आप खुद सामने मत जाइए, बस रिकॉर्डिंग चालू रखिए, अगर गार्ड आ जाए तो ठीक। मैं अभी 112 पर कॉल कर रही हूँ और आपको एक लिखित शिकायत का ड्राफ्ट व्हाट्सएप कर देती हूँ। आप बस सुरक्षित रहिए। मेरी उंगलियां कांप रही थी, पर मैंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि बाहर के कदमों की आवाज रिकॉर्ड हो। अंदर स्टडी रूम में एक बार फिर धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी डिब्बा गिरा हो, और तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। मेरे सामने अर्नव खड़ा था, उसके पीछे एक आदमी था, करीब 40-45 का, भारी शरीर, आंखों में चतुराई। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत नजरें झुका ली, जैसे वह जानता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्नव ने मुझे एक ऐसी नजर डाली जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। आप जाग रही थी, उसने बनावटी हंसी के साथ कहा। मैं तो बस कुछ पापा की फाइलें व्यवस्थित कर रहा था। मैंने बहुत शांत होकर कहा। रात 2 बजे और मेहमान के साथ। मेरे शब्दों के साथ ही उस अनजान आदमी ने खिसकने की कोशिश की। अर्नव ने उसे आंख से इशारा किया, रुको। फिर अर्नव मेरे करीब आया। उसकी आवाज धीमी हो गई, पर उसमें धमकी साफ थी। मम्मी, आप बहुत आगे निकल रही हो, अपने भले के लिए पीछे हट जाए। मेरे अंदर एक पल के लिए पुराना डर उठा, वो डर जो हर माँ को होता है जब बच्चा बिगड़ जाए। लेकिन फिर मेरे पति की लिखावट याद आई, ग्लव बॉक्स का एनवलप याद आया, और मीरा जी की आवाज, माँ होना मतलब आंख बंद करना नहीं। मैंने धीमे से कहा, पीछे नहीं हटूंगी अर्नव। उस आदमी ने पहली बार बोला, देखिए मैडम, गलतफहमी है, मैं तो बस। अर्नव ने उसे काट दिया, चुप। और फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आपको गलत लगता है, आप अकेली लड़ सकती हो, आप यहाँ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी। उसने एक कदम आगे बढ़कर मेरा फोन देखने की कोशिश की। मैंने फोन अपनी छाती से पास रखा। उसके समय लिप की घंटी बजी और आवाज आई, टिंग। मेरे दिल ने राहत की सांस ली। बाहर कदमों की तेज आवाज आई, गार्ड की आवाज, मैडम सब ठीक है। और फिर अशोक की आवाज, इसी फ्लैट में है सर। अर्नव का चेहरा एकदम बदल गया। उसके अंदर का मैनेजर अब घबरा गया था। वो अनजान आदमी पीछे हटा। मैं दरवाजे की तरफ गई और लॉक खोला। बाहर 2 गार्ड थे और अशोक था। गार्ड ने अंदर झांका और तुरंत सवाल किया, सर आप कौन? अनजान आदमी हिचकिचाया। मैं दोस्त। अर्नव ने झट से कहा, यह मेरे दोस्त है बस। गार्ड ने सख्ती से कहा, रात 2 बजे विजिटर एंट्री रजिस्टर में नाम नहीं है मैडम के घर। ऐसे उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय नीचे से पुलिस की जीप का सायरन हल्का सा सुनाई दिया। मेरे अंदर एक कंपी हुई। अब बात घर से अंदर नहीं रहेगी, अब कानून आएगा। मैंने खुद को स्थिर किया और गार्ड से कहा, इन दोनों को यहीं रोको, पुलिस आ रही है। अर्नव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंख में पहली बार डर पूरी तरह खुल गया। मम्मी, आप सच में पुलिस बुला रही हो? उसकी आवाज अब गुस्से के कम घबराहट से ज्यादा थी। मैंने कहा, मैं सच में अपने घर की सुरक्षा कर रही हूँ। पुलिस आई, 2 कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल। उन्होंने पहले मेरी बात सुनी, फिर अर्नव की। अर्नव ने वही नाटक शुरू किया, यह मेरी माँ है, इमोशनल है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने बिना नाटक के सीधा कहा, मेरी गाड़ी मेरे नाम थी, मेरा सिग्नेचर खोज हुआ है, मेरा पति की फाइलों से कागज गायब है, रात में बिना एंट्री यह आदमी घर में मिला, और मेरा बेटा मुझे रोकता रहा ताकि मैं ग्लव बॉक्स ना खोलूं। हेड कांस्टेबल ने अर्नव को देखा, फिर उस आदमी को। आपका आईडी? उसने पूछा। वो आदमी घबरा कर बोला, जी मैं। उसने जेब टटोली और एक कार्ड निकाला। पुलिस ने देखा, फिर कहा, यह लोकल प्रॉपर्टी ब्रोकर है। मेरे माथे में पसीना आया। प्रॉपर्टी ब्रोकर? मेरा बेटा किसके साथ क्या सौदा कर रहा था? मीरा जी ने मुझे व्हाट्सएप पर शिकायत का ड्राफ्ट भेजा था। मैंने उसे पुलिस को दिखाया। पुलिस ने कहा, मैडम आप सुबह थाने आकर लिखित कंप्लेंट दीजिए, अभी हम इन्हें नीचे ले जाते हैं, और आप अपना सीसीटीवी फुटेज और यह रिकॉर्डिंग संभाल कर रखिए। मैंने सिर हिलाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मैं गिर नहीं रही थी। अर्नव को जब पुलिस नीचे ले जा रही थी, उसकी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें में अब गुस्सा नहीं था, बस एक टूटी हुई जिद थी। आपने सब खत्म कर दिया? उसने कहा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी यह खत्म नहीं है, यह शुरुआत है, सही शुरुआत। अगली सुबह मैं मीरा जी के साथ बैंक गई, जिस ब्रांच में राघव का लॉकर था। वहाँ केवाईसी की लंबी प्रक्रिया थी, फॉर्म, सिग्नेचर, वेरिफिकेशन, नॉमिनी डिटेल, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और बैंक का वेरिफिकेशन कॉल। मीरा जी ने सब व्यवस्थित कराया। उन्होंने मुझे समझाया, सीमा जी, लॉकर खोलना भावुक काम नहीं है, यह लीगल काम है, हम हर कदम का रिकॉर्ड रखेंगे। बैंक मैनेजर ने मुझे सम्मान से देखा। शायद पहली बार मुझे लगा कि समाज में भी कुछ लोग हैं जो विधवा को कमजोर नहीं समझते, बस नियम देखते हैं। लॉकर रूम में मैं पहुंची तो मेरे अंदर पति की यादों का तूफान उठा।
लोहे की दीवारें, छोटे छोटे नंबर, ठंडी हवा। मैंने वहीं की निकाली जो ग्लव बॉक्स से मिली थी। नंबर मैच हुआ, मेरा गला भर आया। मीरा जी ने हल्की आवाज में कहा, खोलिए। मैंने लॉकर खोला। अंदर एक नीली फाइल थी, एक छोटा सा क्लॉथ पाउच और एक लिफाफा उसी तरह जैसे ग्लव बॉक्स में था, लेकिन इस पर लिखा था सीमा, अपनी इज्जत बचा लेना और अर्नव की आत्मा भी। मेरे हाथ थर थर आ गए। क्लॉथ पाउच खोला, उसमें एक सादा सा गोल्ड रिंग नहीं बल्कि एक छोटा सा पीयूसी ड्राइव और कुछ स्टैम्प पेपर थे। मीरा जी ने तुरंत कहा, इन्हें हम सीधे लैब फोरेंसिक रूट में चलाएंगे। नीली फाइल में क्या था? वो दौलत की फाइल नहीं थी जैसी फिल्मों में होती है, वो सबूत की फाइल थी। उसमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग फॉर्म की फोटोकॉपी, एक ब्रोकर एग्रीमेंट और सबसे ऊपर एक हेड रिटर्न नोट राघव की लिखावट में। सीमा, अर्नव ने मेरे इलाज के दौरान कई बार मुझसे प्रॉपर्टी बेचने के लिए कहा। मैं जानता था कि वो दबाव में है। स्टेटस, लाइफ और लोग क्या कहेंगे, मैंने उसे समझाया पर वो नहीं माना। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो वह मुझे नाम की चीजें भी बिना पूछ से बेचना शुरू कर चुका होगा। मैंने इस लॉकर में वह सब रखा है जो तुम्हें सत्य दिखाएगा, लेकिन याद रखना, उसे मिटाना नहीं है, उसे रोकना है। मैंने आंखें बंद की। मेरे पति ने मुझे बदला नहीं सिखाया था, उन्होंने मुझे सीमा दिखाई थी, बाउंड्री। मीरा जी ने धीरे से कहा, सीमा जी, यह डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि आपका बेटा आपको लीगली बाईपास करने की प्रॉपर्टी सेल अटेम्प्ट कर रहा था और ब्रोकर के साथ मिलकर पेपर वर्क बना रहा था, और कार का फर्जी भी उसने पैटर्न का है। हम 2 केस बना सकते हैं, फर्जरी और अटेम्प्ट चीटिंग, लेकिन हम अप्रोच कैसे रखें यह आप तय करेगी। उस दिन में पहली बार समझ, मेरे हाथ में ताकत है, लेकिन ताकत का मतलब किसी को कुचलना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है गलत को रोकना, सही को स्थापित करना। थाने में हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरटीओ फर्जरी की जांच के लिए संबंधित डेस्क पर लिखा और ब्रोकर को पूछताछ के लिए बुलाया। अर्नव को उसी दिन बेल मिल गई, क्योंकि यह फैमिली डिस्प्यूट की तरह भी देखा जाता है, और उसने वकील कर लिया था। घर लौटा तो उसकी चाल में वो पुरानी अकड़ नहीं थी। वो चुप था, आंखों में थकान थी। उस रात उसने मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, मम्मी बात करनी है। मैंने कहा, आओ। वो अंदर आया, लेकिन उसने बैठने से पहले कमरे को देखा, जैसे उसे यकीन नहीं कि यह कमरा अब मेरी जगह है। उसने धीरे से कहा, आपने पुलिस बुलाकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं शांत रही। फिर मैंने पूछा, तुमने मेरे नाम की सिग्नेचर क्यों बनाई? उसने सिर झुका लिया, क्योंकि उसका गला भर गया, क्योंकि मुझे लगा सब हाथ से निकल रहा है। मेरे दोस्त, मेरे सर्कल, सब उससे वही कहा जो आजकल बहुत से घरों में बच्चों को तोड़ देता है। लोग क्या कहेंगे? मैंने उसे देखा और मुझे घर से निकाल कर लोग क्या कहते। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं आगे बोली, अर्नव, तुमने मुझे माँ नहीं समझा, तुमने मुझे एक कमजोर विधवा समझा जिसकी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें लगा राघव के जाने के बाद घर पर तुम्हारा राज होगा, लेकिन राघव ने मेरे लिए राज नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे लिए सच छोड़ा। अर्नव की आंखें से आंसू गिरने को थे, लेकिन वो रोना नहीं चाहता था। उसने धीमे से कहा, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मैंने कहा, नुकसान चाहने और नुकसान करने में फर्क नहीं होता बेटा, नुकसान नुकसान होता है। फिर मैंने वो बात जो मुझे सबसे मुश्किल लग रही थी, मैंने कहा, अब घर के नियम बदलेंगे। वो तुरंत घबराया। कैसे? मैंने कहा, पहला, मेरी सैलरी, पेंशन बैंक खाते में कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा, मेरे दस्तावेज तुम छुओगे नहीं। तीसरा, कोई ब्रोकर, कोई दोस्त, कोई सलाहकार मेरे घर में मेरी अनुमति के बिना नहीं आएंगे। चौथा, तुम एक काउंसल मेंटोर से मिलोगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कानून का डर नहीं, अपने अंदर के लालच का इलाज चाहिए। वो चुप था, उसकी चुप्पी में हार थी और शायद राहत भी, क्योंकि भीतर से वो खुद भी जानता था कि वो गलत रास्ते पर जा चुका है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं मना करूं? मैंने कहा, तो मैं अलग रहूंगी अपने तरीके से, और जो गलत अटेम्प्ट हुआ है उसका लीगल प्रोसेस चलेगा, मैं उसे रोकूंगी नहीं। उसके चेहरे पर डर आया। अलग रहना, भारतीय घरों में अलग रहना सबसे बड़ा दंड माना जाता है, लेकिन मेरे लिए यह दंड नहीं था, यह सुरक्षा थी, सीमा थी। उसने बहुत धीमे कहा, मम्मी मुझे माफ कर दोगी? मैं कुछ पल चुप रही। मैं चाहती तो उसी समय कह देती नहीं, क्योंकि दिल दुखा था, पर मेरे अंदर एक और आवाज थी, कड़वाहट पकड़कर जीने से जीवन नहीं बनता। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ करूंगी, लेकिन माफी का मतलब यह नहीं कि सब पहले जैसा हो जाएगा। माफी मतलब मैं अपने दिल में नफरत नहीं पालूंगी, पर सीमा रहेगी। उसने कंधे ढीले पड़ गए। उसने पहली बार सच बोलने की कोशिश की। मैंने पापा के इलाज के समय भी दबाव डाला था। मुझे लगा घर बेच देंगे तो सब आसान होगा। मेरी ईएमआई, मेरी इमेज, वो टूट गया। पापा ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने मन में राघव को धन्यवाद कहा, उन्होंने हमारे बेटे को प्यार किया, पर अंधा प्यार नहीं किया।
उन्होंने सच की तैयारी कर दी। अगले हफ्ते में चीजें धीरे धीरे सही दिशा में गई। ब्रोकर पर केस मजबूत हुआ क्योंकि एंट्री रजिस्टर और मेरी रिकॉर्डिंग थी। आरटीओ फोर्जरी की जांच आगे बढ़ी। मीरा जी ने कार ट्रांसफर को लीगल होल्ड में डलवाया। जिस इंडिविजुअल के नाम कार गया था वो सामने आया। वो भी ब्रोकर का आदमी था। नाम बस काम के लिए इस्तेमाल हुआ था। गाड़ी मेरे नाम पर वापस हुई और जो खर्च हुआ उसका रिकवरी प्रोसेस चला। वह यह सब फिल्मी नहीं था। यह धीमा, असली, कागजी और सच वाला काम था और यही रियल जस्टिस होता है। अर्णव ने काउंसलर से मिलना शुरू किया। पहले वो मजबूरी में गया, फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि लोग क्या कहेंगे, कि गुलामी असल में इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसने मुझसे एक दिन कहा, मम्मी मुझे लगा था पैसे से रिस्पेक्ट मिलती है, पर रिस्पेक्ट तो आपके शांत खड़े रहने से मिलती है। मैंने उसे देखा और पहली बार मेरे दिल में उसके लिए फिर से माँ वाली नरमी आई। पर अब वह नरमी अंधी नहीं थी। मैंने अपने लिए भी एक फैसला किया। मैंने क्लिनिक की नौकरी के साथ साथ छोटा सा स्किल कोर्स ज्वाइन किया। फाइनेंस बेसिक्स, डिजिटल बैंकिंग, सेफ्टी, नॉमिनी अपडेट। जो बातें पहले राघव संभालते थे अब मैं सीख रही थी। मीरा जी ने कहा था, ज्ञान ही असली सुरक्षा है। और सच में जब मैं सीखती थी मेरा डर कम होता था। एक शाम अर्णव ने मेरे सामने वह बात कही जिसका मैं इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मम्मी मैं स्टडी रूम में जो कर रहा था वो गलत था। मैं उस आदमी को घर लाया ताकि वो फाइलों से कुछ पेपर निकाल दे। मुझे लगा अगर पेपर हट गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगी। मैं सबसे सिर झुका लिया। मैं डर गया था कि आप स्ट्रांग हो जाओगी। मैं सुनकर अंदर से कांप गई, लेकिन मैं चीखी नहीं। मैंने कहा, तुम्हें डर स्ट्रांग माँ से नहीं होना चाहिए था अर्णव, तुम्हें डर गलत काम से होना चाहिए था। उसने रोते हुए कहा, अब है। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। वर्षों बाद मैंने उसे वैसा छुआ जैसे माँ अपने बच्चे को छूती है, लेकिन इस बार मेरी आंखें खुली थी। मेरे पति का वो आखिरी शब्द, ग्लव बॉक्स, अब मेरे लिए सिर्फ एक क्लू नहीं था, अब वह एक सीख थी। प्यार का मतलब नियंत्रण नहीं, सुरक्षा है। और सुरक्षा का मतलब कभी कभी कठोर निर्णय भी होता है। आज जब मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करती हूँ मुझे राघव की आवाज याद आती है, धीरे से चलाना सीमा। मैं मुस्कुरा देती हूँ और कहती हूँ, हाँ राघव। अब मैं धीरे भी चलती हूँ और सच के साथ चलती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने बेटे को खोया नहीं, मैंने उसे रोक दिया। यही फर्क है बदले और न्याय में। बदला इंसान को तोड़ता है, न्याय इंसान को सीधा करता है। और माफी दिल को हल्का करती है। यह सीमा जीवन को सुरक्षित करती है। अगर यह कहानी आपको कहीं भी छू गई, क्योंकि आपके घर में भी लोग क्या कहते हैं कि चुप्पी है, या किसी ने आपकी चीजों पर हक जमाया है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में एक बात लिखो, सीमा जरूरी है। और अपने शहर का नाम भी लिख देना ताकि हम सब एक दूसरे को ताकत दे सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही सच्ची सीख देने वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे, जहां बदला नहीं, न्याय, समझ और सही सीमा जीतती है। वीडियो को लाइक और हाइप देना ना भूलिएगा प्लीज। धन्यवाद।